रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ की आरडीआई यहां पर स्कीम जो है लॉन्च की है। भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर इसे लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातों पर यहां पर प्रकाश डाला है। युवाओं को किस तरीके से और ज्यादा जो है बढ़ावा दिया जाए, उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के जो जरिए हैं उन्हें और ज्यादा वास्ट किया जाए। और इसी क्रम में आज स्कीम फंड की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ की आरडीआई स्कीम यहां पर लॉन्च की। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक बटन दबाकर यहां पर जो है उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया और रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की शुरुआत इसके जरिए हुई है। तो सीधे तौर पर भारत में जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम फंड को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाए। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम यानी आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि तमाम जो आइडियाज हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए। इनोवेशन के क्षेत्र में भारत जो है वो और ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ की आरडीआई स्कीम यहां पर लॉन्च की है, यानी सीधे तौर पर इनोवेशन के जरिए अब और ज्यादा जो है विकास को रफ्तार दी जाएगी। भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तस्वीरें भी आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आए और युवाओं के मद्देनजर कई सारी महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से यहां पर कही गई। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस कार्यक्रम को संबोधित करना अपने आप में ही बेहद खास इस कार्यक्रम को बना देता है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की शुरुआत यहां पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ की आरडीआई स्कीम लॉन्च की है, जिसके जरिए जो तमाम नए आइडियाज हैं, जो नई जनरेशन है, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फलदायी मानी जाए। पीएम मोदी की ओर से 1 लाख करोड़ की आरडीआई स्कीम यहां पर लॉन्च हुई और ऐसे में ये मंच की तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से एक बटन दबाकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरडीआई स्कीम जो है वो लॉन्च की। 1 लाख करोड़ की ये आरडीआई स्कीम और भारत मंडपम में बढ़ चढ़कर लोग जो हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने भी पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और युवाओं को प्रेरित करने का काम यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। तो कुल मिलाकर भारत जिस तरीके से एक विकासशील देश से विकसित भारत तक का सफर तय कर रहा है, 2047 का टारगेट इसको लेकर सेट किया गया है। तो ऐसे में भारत हर एक क्षेत्र में अग्रणी बने, हर एक पहलू पर भारत जो है अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता करे। तो पीएम मोदी कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित भी किया है, जैसे कि हमने आपको बताया कई सारी महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया। 1 लाख करोड़ की आरडीआई स्कीम उनकी ओर से यहां पर लॉन्च की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहने वाले हैं। आज बिहार में 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री करेंगे। सहरसा कटिहार में जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री, एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एनडीए के लिए रहने वाला है, क्योंकि तमाम बड़े नेता आज पहुंचेंगे बिहार में और इसी के मद्देनजर यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 जनसभाएं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो ये जनसभाएं आज की जाएंगी, इसके जरिए तमाम समीकरण साधने का प्रयास किया जाएगा और आज 2 जनसभाएं उनकी रहेंगी। बीते दिन 3 जनसभाएं उन्होंने की थी सहरसा कटिहार में। आज तमाम समीकरणों को साधते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं वो करेंगे और सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए
ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बीते दिन भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा संबोधित की तो अपनी उपलब्धियों का खाका पेश किया और इसी के साथ साथ विपक्ष को जमकर आड़े हाथों उनकी ओर से लिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बिहार विधानसभा चुनाव से ही बड़ी बता दें, जहां पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक रहने वाली है। आज शाम बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल यहां पर बेहद तेज है, जहां पर एनडीए के खेमे में लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। आज शाम बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक ये रहने वाली है। पूरे दिन प्रचार में जो है बिताएंगे तमाम बड़े चेहरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आज ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार होगा। तो शाम होते ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम पहलुओं पर जानकारी उनकी ओर से ली जाएगी कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी कसर जो है वो छूटने ना पाए और किसी भी पहलू पर एनडीए या बीजेपी जो है कोताही बरतने को तैयार नहीं है। कोई भी कोर कसर एनडीए की ओर से नहीं छोड़ी जा रही है। तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी आप बिहार में देख रहे हैं और इसी के साथ साथ जो चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, जिस तरीके से नारे उसमें लग रहे हैं, उससे आप सियासी सरगर्मी बिहार विधानसभा चुनाव की समझ सकते हैं। तो आज का दिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बिहार दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार के समर्थन में प्रचार उनकी ओर से किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर में जनसभा वो करेंगे। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर जो उनका मॉडल है उत्तर प्रदेश में, उसको जो है बिहार में दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में भी इसी तरह कानून व्यवस्था जो है सुदृढ़ की जा रही है। और बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार के समर्थन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। आज बिहार दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। तो तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी आप बिहार में देख रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो भी लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां कर रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं। विपक्ष को आड़े हाथों लेने का काम भी उनकी ओर से किया जा रहा है और इसी के साथ साथ किस तरीके से नीतीश सरकार में सुशासन आया है और जिस तरीके से विकास हुआ है, इसका खाका भी उनकी ओर से पेश किया जा रहा है। तो आज का दिन बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार के नाम रहेगा, जहां पर रंजन कुमार के लिए समर्थन में प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़ा मामला है, जहां पर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते अब मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि पॉल्यूशन का मुद्दा यानी कि प्रदूषण का मुद्दा जो है वो और ज्यादा गहराता हुआ इस समय नजर आ रहा है। स्थिति जो है वो और ज्यादा संवेदनशील हो रही है। लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और इससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें जो है, जनजीवन जो है इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह आप देखते हैं स्मॉग की मोटी चादर बिछी हुई नजर आती है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। और इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एहतियातन जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो 1 नवंबर से पुराने व्हीकल्स का दिल्ली में आने से उन्हें रोकना हो, इसके अलावा ग्रेप की पाबंदियां लागू करना हो, या तमाम वो एहतियातन कदम उठाना हो, चाहे वो वाटर स्प्रिंकलर हर जगह लगाना हो, पानी का छिड़काव जिस तरीके से जगह जगह किया जा रहा है। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी दिल्ली की हवा जो है नहीं सुधर रही है। अभी भी 371 AQI दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।
और ऐसे में दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 371 पहुंच गया है, यानी लगातार 350 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। यानी कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। ये हवा जो है वो जहरीली हो गई है और ऐसे में इसको लेकर जो है एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 तक पहुंच गया है और लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। एडवाइजरी इसको लेकर जारी की जा रही है कि बाहर जाने से बचें और जब निकल भी रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। और इस बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। फर्जी आईआरएस अफसर बताकर होटल के कमरे तक एक जालसाज पहुंच गया। सुरक्षा घेरा तोड़ सीएम के कमरे तक फर्जी अफसर पहुंच गया। सिक्योरिटी की सतर्कता से ये जालसाज जो है वो पकड़ा गया है। होटल के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिहार का रहने वाला ये आरोपी प्रशांत मोहन बताया जा रहा है, जहां पर इसने बेहद ही शातिर तरीके से सुरक्षा घेरा तोड़कर सीएम के पास ये पहुंच जाता है। बताया ये जा रहा है कि फर्जी आईआरएस अफसर बताकर ये होटल के कमरे तक पहुंच गया और सुरक्षा घेरा तोड़ सीएम के कमरे तक ये फर्जी अफसर जो है पहुंच गया। हालांकि सिक्योरिटी की सतर्कता से ये जालसाज जो है पकड़ लिया गया है। होटल के पास से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ मंसूबे इसके थे। बिहार का रहने वाला ये आरोपी प्रशांत मोहन बताया जा रहा है, यानी शुरुआती जांच में बिहार का रहने वाला इसने खुद को बताया है। इसके अलावा तमाम जानकारियां अभी आना शेष है कि क्या कुछ इसके मंसूबे थे, किस मंसूबों के साथ ये जो है सीएम के कमरे तक पहुंचा। इस बीच हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो पुनीत, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा की सुरक्षा में बड़ा चूक का मामला है। किस तरीके से एक फर्जी आईआरएस अफसर बताकर एक शख्स जो होटल के कमरे तक पहुंच जाता है, सुरक्षा घेरा तोड़ देता है, क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी हम देखते हैं काफी ज्यादा टाइट होती है, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से कमरे तक पहुंच जाता है और क्या कुछ जांच में अब तक सामने आए, पूछताछ में सामने आया, बताइए। देखिए, राजधानी लखनऊ में त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, वो होटल मैरियट में ठहरे हुए थे। विभूतिखंड थाना क्षेत्र में है। 30 अक्टूबर को वो होटल मैरियट में ठहरे थे और इसी दौरान 31 अक्टूबर को होटल के उसी फ्लोर में रहने वाला प्रशांत मोहन, जो लाल नीली लाइट लगी हुई गाड़ी से आया था, जो अपने आप को आईआरएस ऑफिसर बताता था, वो भी ठहरा हुआ था और उसने जालसाजी करके सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया। जब वो कमरे के पास पहुंचा तो उसने अपना आई कार्ड दिखाया जिसपे एडिशनल कमिश्नर लिखा हुआ था। सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ और जैसे ही उन्होंने पूछताछ शुरू करी, वो तुरंत होटल से चेकआउट करके वहां से भागा। सिक्योरिटी ने तुरंत लखनऊ पुलिस को इन्फॉर्म किया और विभूतिखंड थाना क्षेत्र की पुलिस ने इसको थोड़ी दूर पर होटल से गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ करी गई है। इसका नाम प्रशांत मोहन है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाता है बच्चों को। इसके साथ ही ये पूरे देश में फर्जी आईआरएस और आईएएस अफसर बन करके घूमता है। इसके पास से आईआरएस और आईएएस के फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुए हैं। होटल में जो स्टाफ है उनको ये बताता था कि ये लखनऊ पुलिस कमिश्नर का रिश्तेदार है और धाक जमाता था। जब इससे पूछताछ पुलिस ने करी है तो इसने ये बताया है कि इसी तरीके से वो अपने आप को फर्जी आईआरएस ऑफिसर बताकर तो कहीं आईएएस ऑफिसर बताकर के बड़े लोगों से संबंध बनाता है और उनसे अपने काम करवाता है। उसने स्टाफ को चकमा दिया। चकमा देने के साथ ही वो कमरे तक पहुंचने में सफल रहा। होटल के 713 नंबर कमरे में ये रुका हुआ था और उसी फ्लोर पर माणिक साहा रुके हुए थे, जो कि त्रिपुरा के सीएम है। लेकिन जो सिक्योरिटी कमरे के बाहर तैनात थी उसको शक हो गया। जब उसने उनसे पूछताछ की तो इसने बताया कि ये वित्त मंत्रालय में तैनात है केंद्र सरकार में, अपना आई कार्ड भी दिखाया। लेकिन उसके बाद ज्यादा पूछताछ जब होने लगी तो ये वहां से तुरंत भागा। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सूचना देकर इसे गिरफ्तार कराया। फिलहाल इसे जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है पुनीत, तो अभी पूछताछ भी मुझे लगता है जारी होगी, कई और चीजें जो है पूछताछ में सामने आ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई।
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। तराई क्षेत्र में ठंड और सिहरन लगातार बढ़ रही है। सुबह से जिले भर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। यातायात पर भी इसका साफ असर देखने को मिला है, जहां पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई इलाकों में सुबह सुबह सड़कें सुनसान नजर आई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है और ठंड का प्रकोप और ज्यादा तेज हो सकता है। तो श्रावस्ती में सर्दी ने दस्तक दी है। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है और ऐसे में वाहनों की रफ्तार भी इसके चलते अब धीमी पड़ गई है। सुबह सुबह सड़कें सुनसान नजर आ रही है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बड़े पैमाने पर उप निरीक्षकों का तबादला किया है। आदेश के तहत कई उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से विभिन्न थानों और चौकियों पर नई तैनाती दी गई है। वहीं कुछ वरिष्ठ उप निरीक्षकों को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी का कहना है कि परिवर्तन पुलिस व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने और जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया है और सभी स्थानांतरित उप निरीक्षकों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सोनभद्र जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के गाढ़ा बैरियर के पास सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब संदिग्ध परिस्थितियों में कोयला लदा ट्रेलर अचानक आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा भीषण हो गई, पूरा ट्रेलर धधक उठा और धू धू कर घंटों तक जलता रहा। बता दें कि घटना के समय ट्रेलर वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर गुजर रहा था। ट्रेलर में धुआं उठता देख आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सोनभद्र में कोयला ट्रेलर हादसे से मची सनसनी, जहां पर कोयला लदा ट्रेलर धू धू कर जलता हुआ नजर आया और घंटों तक ये जलता रहा। संदिग्ध परिस्थिति में ये आग लगी है। चालक ने हालांकि सूझबूझ से कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल की टीम आग पर काबू पाती हुई यहां पर नजर आई है। जैसे ही दमकल विभाग को इसकी सूचना मिली तो दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस आग लगने के पीछे क्या कुछ असल कारण रहे। खबर बिजनौर से है, जहां एक बड़ापुर के रामजी वाला गांव में जंगली हाथी ने गन्ने के खेतों में आतंक मचा दिया। जंगली हाथी ने किसानों की फसलों को बुरी तरह रौंद दिया, जिससे कई एकड़ फसल चरमरा गई। वहीं फसलों को बचाने पहुंचे स्थानीय किसानों ने जैसे ही हाथी को भगाने की कोशिश की तो उग्र हाथी ने किसानों पर ही हमला बोल दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग अधिकारी ने हवाई फायरिंग कर हाथी को भगाया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सलेमपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी राजेश यादव को मुठभेड़ के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने पेट दर्द का बहाना बनाकर इलाज के दौरान उप निरीक्षक की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए फरार हो गया। सूचना पर पुलिस और सर्विलांस टीम ने घेराबंदी कर मुठभेड़ में उसे पैर में गोली लगने के बाद पकड़ लिया। मौके पर अधिकारियों ने सरकारी पिस्टल, खोखा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जनपद देवरिया के थाना सलेमपुर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित राजेश यादव, जो गौ तस्करी में संलिप्त था, को थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पेट दर्द की शिकायत पर जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसके द्वारा पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया और पुलिस पर फायरिंग की गई है। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे सीएससी सलेमपुर पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रवाना किया गया है। अग्रिम विधि बहराइच में मासूम बच्चे पर हमला करने वाले भेड़िए को शार्प शूटर ने गोली मारी, जहां पर गोली लगने से भेड़िए की मौत हो गई। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेड़िए का शव भेज दिया है। ऐसे में इस भेड़िए के आतंक से लगातार ग्रामीण वो परेशान थे और आखिरकार वन विभाग की ओर से कार्रवाई यहां पर की गई। शार्प शूटर की मदद से इस भेड़िए को गोली मारी गई, क्योंकि लगातार ये रिहायशी इलाकों में घुस रहा था। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ था। तो आगे बढ़ेंगे।
जहां विश्व कप जीत की खबर आते ही ताज नगरी आगरा में भी जश्न का माहौल देखने को मिला है। कैंट स्टेशन के अटल पार्क चौक पर सैकड़ों प्रशंसक सड़कों पर उतर आए। रात भर आतिशबाजी की धूम मची रही। रंग बिरंगे पटाखों की फुलझड़ियां, अनारों की बारिश और ढोल नगाड़ों की थाप ने पूरा इलाका रोशन कर दिया। वहीं युवाओं ने भारत माता की जय और विमेंस टीम जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि महिलाएं तिरंगा लहराती नजर आई। बता दें कि क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। भारत की बेटियों ने कमाल कर दिखाया। महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास यहां पर रचा है। आगे बढ़ेंगे, लखीमपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। खीरी में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शादी की दावत से घर लौटते समय यह हादसा हो। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश शादी की दावत से ये लौट रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ है और 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। लखीमपुर खीरी में ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शादी की दावत से घर लौट रहे थे। पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शाही थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी, जहां 8 दिन से लापता 28 वर्षीय युवक वीरेंद्र का शव गांव के ही एक खेत में पड़ा मिला। खेतों में शव देखकर चीख पुकार मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बता दें कि वीरेंद्र जो स्थानीय किसान था, 26 अक्टूबर को घर से निकला था और तब से कोई अता पता उसका नहीं था। परिजनों ने कई थानों में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बरेली में सनसनी फैल गई और 8 दिन से लापता युवक का शव जो है वो खेतों में मिला है। दिल दहला देने वाली ये वारदात, जहां पर 28 वर्षीय वीरेंद्र का शव जो है वो खेतों में मिला। 8 दिन पहले वो लापता हुआ था और ऐसे में जगह जगह इसकी रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। और आखिरकार जब ये शव मिला तो फिलहाल परिवार में इस समय हड़कंप मचा हुआ है और इसी के साथ साथ पूरे इलाके में भी सनसनी फैल गई है।